मैं आज आप लोगों को रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित रजिया नामक रेखा चित्र के बारे में बताना चाहती हूँ। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1902 में बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर नामक जिले के बेनीपुर नामक गांव में 1902 में जन्म हुआ था। पढ़ाई करते समय, कॉलेज शिक्षा प्राप्त करते समय महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी रखकर आंदोलन में कूद गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में उस समय कई लोगों ने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के पुकार को सुनकर अपनी पढ़ाई को अधूरे में छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त के आंदोलन में भाग लिया था। उसमें रामवृक्ष बेनीपुरी भी एक है। बेनीपुरी बड़े साहित्यकार हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, शब्द चित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि कई गद्य के विधाएं हैं, ये लिखे हैं। प्रस्तुत रजिया नामक यह रेखा चित्र जो है, आप लोगों को पट्टी के लिए जो है, ये रेखा चित्र क्या है? विशेष करके रेखा चित्र के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। रेखा गणित आप लोगों ने सुना है ना? रेखा गणित जिसको ज्योमेट्री कहते हैं, और वह कैसे शुरू होती है? बिंदु से शुरू होती है। अनेक बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा होती है। परिधि, जा, है ना, केंद्र बिंदु, ये सभी आप लोग जानते हैं रेखा गणित में। रेखा, दो रेखा मिल गई तो कोण हो जाता है। तीन रेखा मिल गई तो त्रिकोण हो जाता है। चार रेखाएं मिल गई तो चौकोन हो जाता है। इस प्रकार आप रेखा गणित में जानते हैं। और वह भी कोण कौन से हैं? त्रिकोण में 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री का, 90 डिग्री का या 80 डिग्री का, है ना, 35-40 डिग्री के जैसे है कोण जो है, वह आप लोग लघु कोण कहेंगे। 90 डिग्री का है तो समान कोण, लंब कोण कहेंगे, है ना। उससे 90 डिग्री से ज्यादा हो गए तो 90 से ज्यादा हो गए तो आप लोग विशालो कोण कहेंगे। तो इस प्रकार रेखा गणित में आप विस्तृत रूप से आप लोग उसमें जाकर अध्ययन करेंगे उस रेखा के बारे में, है। तो उसी प्रकार रेखा चित्र भी वैसा ही है। अब एक चित्रकार चित्र खींचता है तो उसके पास क्या क्या चाहिए? तुलिका चाहिए, है ना, ब्रश, रंग, उसके बाद उसके लिए पेपर, और वह सभी अपनी सामग्री को लेकर क्या करता है? रेखा को, यानी कि चित्र को खींचता है, उसको एक सुंदर आकार देता है। रेखा चित्र भी बिल्कुल वैसा ही है। एक रेखा खींचकर उसको चित्र बनाना, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ रेखा की चित्र आप लोगों ने देखा होगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ साहित्यिक रूप का जो रेखा चित्र जो है, वह है कि किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में एक रेखा कैसे खींची जाती है, यानी कि संक्षिप्त रूप से खींचकर उसको एक सुंदर आकार दी जाती है, उसको रेखा चित्र। उसी प्रकार साहित्यिक रूप में संक्षिप्त रूप से उसका चित्र को लेकर विस्तृत जानकारी देना, वह हम उसको रेखा चित्र कहते हैं। अब इस रेखा चित्र में रजिया नामक एक चूड़ीहारिन औरत के बारे में बताया है। और यह चूड़ीहारिन जो है, खानदानी पेशे वाले उद्योग जो है, खानदानी पेशा जो है, पहले गांव गांव में चूड़ी बेचने के लिए चूड़ीहारिन आ जाते थे। वह कभी यात्रा, मेला, त्योहार ऐसा जो रहता था तो गांव गांव में चूड़ी लेकर जाते थे
और किसी एक आंगन में बैठे तो आजू बाजू के मोहल्ले यानी के घर के लोग वहां एकत्रित होकर जो जो जिनको वह चूड़ी चाहिए वो उनसे पहना लेते थे। तो ये चुड़नहारी के वह एक काम जो था। अब रजिया की माँ चूड़ीहारिन जो रहती है वह गांव में जाकर वो चूड़ी बेचती थी। जिनको जो पसंद है वह चूड़ी पहना देती थी। और ये चूड़ी पहनाना भी एक विशेष कला जो है, सभी लोगों को आता नहीं है। एक कांच की चूड़ी रहती है, पहनाते इसमें टूट भी जाता है। ये बहुत नाजुक रूप से उसको पहनाना पड़ता है। ये भी एक कला जो है। अब रजिया एक छोटी लड़की जो है, माँ के साथ वह चूड़ी बेचने के लिए माँ के साथ वह जाती थी। लेखक जब अपने घर में रहता है, छोटा सा लड़का है, स्कूल गया है और स्कूल समाप्त होते ही सीधा अपने घर आता है, तो वह आंगन में देखता है कि भूख लगते ही वह कुछ खाने के लिए ले लेता है अपने हाथ में। जैसे कि वहाँ छठ रहता है, छठ पूजा रहती है और उसके लिए जो बनाए ठेकुए एक प्रकार की एक मिठाई जो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ हम उसको साटे जो कहते हैं, तो उसी प्रकार एक प्रकार आटा से शक्कर मिलाकर वह बनाया हुआ एक प्रकार के मिठाई जो है वो हाथ में लेकर खाता रहता है। और उसी समय आंगन में उनकी चूड़ीहारी जो है और उसको चारों तरफ से घेर कर आजू बाजू के औरतें खड़ी हैं, चूड़ी पहना रही हैं। तो लेखक को अजीब सा लगता है, छोटा सा लड़का है वो, और उस चूड़ीहारी के साथ एक लड़की आई हुई रहती है। वो लेखक को उसकी ओर लेखक आकर्षित होता है, क्योंकि उस लड़की के जैसे चांदी के बड़े बड़े उन्होंने बाली पहनी थी कानों में, उसके बाद गले में हैकल उन्होंने पहनाए थे, हाथ में कंगन था, उसके बाद पैरों में चांदी के बड़े बड़े गोड़ाई थी। तो ये सभी उनके आकर्षित आभूषण थे। ऐसे कोई नहीं पहनते थे। उतना ही नहीं, उनके बूटेदारी चमकने वाले जैसे पूरे हाथ ढकने वाले ऐसे उनके पोशाक जो था, उतना ही नहीं, उसके बाद उनके शाल जैसे वह उन्होंने पहने हुए थे। एक प्रकार की उनकी ड्रेस यानी कि वह वेशभूषा को देखकर लेखक उनकी ओर, छोटा बालक है वह आकर्षित हो जाता है, क्योंकि बच्चों को बाह्य रूप आकर्षित हो जाते हैं, वे और कुछ जानते नहीं हैं। तो इसको गांव के सभी बच्चों से औरतों से अलग वेशभूषा वो रजिया में उसको दिखाई देती है। रजिया बहुत छोटी लड़की तो सही है, उसके साथ ही साथ वो गोरी है, उसके बाल, उसकी वेशभूषा, उसके जो कपड़े पहने हुए वो लेखक को भाता है और लेखक उसको देखता रहता है। अब ये भी छोटी लड़की है, उस लड़के को देखते हैं, उसके सामने आ जाती है। सामने आ जाते ही घर के लोगों से आवाज आता है कि ये प्रसाद है, तुम छुओ मत, हाँ, ऐसे कहकर। तब उसको लग जाता है, क्योंकि बच्चों को कोई पदार्थ छूने के लिए वगैरह नहीं देते थे, है ना। अब वो उसकी मौसी जानती है, अंदर जाती है और अंदर जाकर उसको ठेकुए और कसार लाकर दे देती है। ठेकुए तो मैंने बताया है, कसार ये आटे से चावल से बनाए हुए एक प्रकार का पदार्थ आप लोग समझ लीजिए। ये यानी कि छठ के लिए बनाए हुए वह पूजा के पदार्थ जो थे वो रजिया को दे देते हैं। अब रजिया उसको हाथ में लेने के लिए तो तैयार नहीं है, बच्चे तुरंत लेते नहीं है ना, तो उसकी माँ उसको लेने के लिए कह देती है और कहने के बाद रजिया हाथ में लेती है, लेकिन खाती नहीं है। अब लेखक उसको बता देता है, तुम्हारे घर में ठेकुआ बनाते हैं क्या? रजिया ना उत्तर देती है। तुम्हारे घर में छठ पूजा नहीं होती है क्या? रजिया ना कहती है। ऐसे लेखक यानी कि वो भी छोटा बालक है, उसके मन में अनेक प्रश्न आते हैं। वो बता देते हैं कि जो अपने घर में त्योहार होता है, पूजा होती है, ऐसे प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, ये तुम्हारे घर में। रजिया ना उत्तर देती है। ये बच्चों को क्या मालूम कि हिंदू संप्रदाय में अलग पूजा पाठ होती है, उनके रीति रिवाज अलग होती है, या इस्लाम एक धर्म होता है, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। बच्चों को कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों को मालूम नहीं रहता है।
उन लोगों का क्या है, एक त्योहार आ गए तो खुशी हो जाती है कि त्योहार में अनेक प्रकार के उनको नए नए कपड़े पहनने के लिए मिल जाएगा, खाने के लिए अलग अलग प्रकार की मिठाई मिल जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार उन बच्चों का ताल्लुक वही रहता है। अब ठीक है, अब उसको ये बाकी सभी मालूम नहीं है, तो रजिया उसकी माँ अन्य अपने व्यवहार के लिए दूसरे जैसे के लोगों को वह ढूंढती हुई चली जाती है कि जो चूड़ी बेचने के लिए, तो उसी प्रकार उसके पीछे पीछे वह रजिया भी चली जाती है। और इस प्रकार दिन गुजर जाता है, लेखक बढ़ता चला गया है, यानी कि उसका विकास बड़ा बड़ा होता जा रहा है, और उसके साथ ही साथ उसकी पढ़ाई भी बढ़ती चली गई है, रजिया भी बढ़ती चली गई है, रजिया भी बड़ी होती गई है, लेकिन उसकी पढ़ाई वही रुकी, पढ़ाई नहीं गई, पढ़ाई होती नहीं गई, लेकिन रजिया पढ़ाई नहीं हुई, फिर भी रजिया बढ़ती गई। अब रजिया भी यौवनावस्था में आने लगी, माँ के साथ वह चूड़ी बेचने के लिए वह जाती थी, लेकिन अब स्वतंत्र रूप से रजिया भी खुद चूड़ी बेचने के लिए गांव गांव जाने लगी और वह बेचने लगी। उसकी चूड़ी पहनाने का एक तरीका ही अलग था, इतने नाजुक से वह पहनाती थी। गांव के लोगों, गांव के वह बहुओं को इस प्रकार की चूड़ी पहना देती थी कि उन लोगों को थोड़ा भी कष्ट नहीं होता था। अब गांव के नजरिया भी अलग होती थी गांव के लोगों की, तो रजिया तो चूड़ी बेचने के लिए जाती थी, है ना, लेकिन गांव के लोग किस नजर से रजिया को देखते थे, ये रजिया को उसके बारे में कोई ताल्लुक नहीं रहता था। वो तो सिर्फ अपने काम में मग्न थी, चूड़िया बेचना था, कुछ हंसी मजाक करना, अपने काम करना, दूसरे गांव में जाना, इस प्रकार के थे। लेकिन यहाँ लेखक ने बताया कि रजिया को कौन से किस दृष्टि से लोग देखते थे, ये रजिया को मालूम नहीं है ना, क्योंकि रजिया कभी कभी गांव के बहुओं को वह चूड़िया पहना देती थी। उस समय खिड़की के पीछे उनके यानी कि उनके पति आए रजिया को देखते थे या उनके पत्नियों को देखते थे, ये भी पता नहीं है, लेकिन रजिया को कुछ समझ में आ गई तो रजिया अवश्य उनको ऐसे हंसी मजाक करके बता देती थी कि बाबू बड़ी महीन चूड़िया है, जरा देखिए कहीं चटक न जाए। इस प्रकार वह बता देती थी तो लोग शर्माते हुए चले भी जाते थे। और कभी कभी गांव के बहनों को वह चूड़िया वह पहना देती थी। उस समय भाई अपने बहनों की चूड़िया पहनने के जिस प्रकार के बहाने से, वह चूड़िया देखने के बहाने से या बहनों को देखने के बहाने से या हो सके तो रजिया को भी देखने के बहाने से वे भी वहां जम जाते थे, लेकिन रजिया उसको ज्यादा ध्यान भी नहीं देती थी। और इस प्रकार वह दिन गुजर गया। लेखक की पढ़ाई भी जिस प्रकार बढ़ती गई और लेखक वहां से पटना चले जाते हैं अपने काम के वास्ते, वहां पढ़ाई भी हो जाती है और पढ़ाई होने के कारण अपने काम के सिलसिले के कारण वह गांव में आना जाना बहुत कम हो जाता है लेखक का। ठीक है, एक दिन वह आ भी गए तो शाम को आ जाते थे, सुबह फिर वापस अपने शहर में वे चले जाते थे। इससे रजिया से थोड़ा उनका नाता यानी कि जो मिलना जुलने का जैसे संबंध कट जाता है। अब क्या हो जाता है, यानी कि एक दिन लेखक जब गांव आते समय रास्ते में रजिया की मुलाकात हो जाती है। रजिया आगे थी और उसके पीछे यहाँ एक लड़का आया हुआ रहता है, उसका नाम है हसन जो है। अब लेखक को पता चलता है कि वह लड़का हसन उसका पति है। फिर भी मजाक के लिए लेखक उससे बता देता है कि ये कहाँ से तुमने पटा लिया। अब वो रजिया उसी मजाक से वो कहते हैं कि देख ले लो, उन्होंने मुझे पीछा भी नहीं छोड़ दिया है, देख लो। इस प्रकार वह रजिया उसको बता देती है। इतना ही नहीं कहती है कि उन्होंने पीछा नहीं छोड़ दिया है, यह मेरा खाविद है और मालिक भी है, इस प्रकार वह बता देती है। अर्थात मेरे रखवाली भी जो है, रखवाला भी करता है और साथ ही साथ मेरा सहायता भी करता है और वह मेरा मालिक भी जो है, इस प्रकार वह बता देती है मजाक से। तो है ठीक है। अब लेखक चले जाते हैं और एक छोटे से जिस प्रकार के पटना में अखबार वह खोलता है, अखबार में वह काम करता है। उस दिन अखबार बहुत कम थे, ये संपादक भी कह सके कुछ लिखे
तो लेखक उसको यानी कि गांव के लोग उसको थोड़े से बहुत मर्यादा से उनको रिस्पेक्ट देकर देख लेते थे। अब पटना में लेखक रहते हैं, लेखक की शादी भी हो जाती है, लेखक की पत्नी को भी रजिया चूड़ी पहनाने के लिए आती थी, या रजिया के हाथ से ही लेखक की पत्नी की भी चूड़िया पहनाया जाता था। तो ठीक है, अब लेखक वहां पटना में रहते हैं। पटना में रहने यहाँ क्या होता है ना कि एक भाग कहानी के समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह एक गांव के बारे में बताया गया है कि बचपन के गांव में बचपन में एक लेखक के गांव की वातावरण किस प्रकार थे, क्योंकि यह गांव के वातावरण में कैसा, यानी कि गांव में एक ऐसी बनावट थी कि जब वहाँ अलग अलग प्रकार के धर्म के जो लोग रहते हैं, और उसमें जब हिंदुओं के कोई त्योहार हो जाता है या जैसे कि मेला हो जाते हैं, तब इस्लाम लोग अपने व्यापार के लिए आ जाते थे, चूड़ी बेचने के लिए या सिलाई के काम के रूप में। वे खानदानी उनकी पेशा मानते थे चूड़ी बेचने के या सिलाई करने के, और उस प्रकार उन लोगों को उद्योग मिल जाता था। कभी कभी इस्लाम धर्मों के जैसे कोई त्योहार जो रहता था, तो वहाँ हिंदुओं के कुछ सामान उन लोगों को प्राप्त हो जाती थी, लोगों के व्यापार के रूप से। तो इस प्रकार एक मेल जुल, आपस में आत्मीय मेल जुल लोगों में रहता था, गांव के लोगों में, और गांव के लोग इस प्रकार के मिलजुल कर रहा करते थे। अब क्या हो गया, यानी कि शहर में आ गए, लेखक शहर में रहते हैं पटना में उनके कहीं मित्र जो है, सहचर जो है, या उनके साथ देने वाले जो लोग हैं, इसी के बीच में एक दिन पान खाते समय एक छोटा सा लड़का उनके बीच में आ जाता है, और एक औरत तुम्हें बुलाती है, इस प्रकार वह कहकर वहां चला जाता है। अब लेखक को अजीब सा लगता है कि पटना इस बड़े शहर में मुझे कौन औरत जो है वो बुलाने वाली, इस प्रकार। और थोड़ा सा नजर भी उसको आजू बाजू हो जाता है कि लोग कुछ ना समझे, है ना। तो इस प्रकार के एक भावना उसमें हो जाती है। अर्थात हम बड़े हो जाते हैं, तो बड़े हो जाने के बाद हमारे मन में एक ऐसी भावना जो रहती है, मन चाहे कुछ भी हो, लेकिन दिखावा के लिए लोग किस नजर से हमें देखते हैं, इस प्रकार हम पहले देखने के लिए कोशिश करते हैं। तो लेखक भी आजू बाजू देखता है, ठीक है, पता नहीं है कौन इस शहर में उसको बुलाने के लिए आया है, और वह अपने मित्रों से विदा लेकर उस जो लड़का वहां गया था आगे, तो वहां सीधा जाता है। तो गए तो पेड़ के नीचे वहां देख लेता है, तो देखने के बाद वहां रजिया जो है, रजिया, अब उसे को अजीब लगता है कि रजिया इस बड़े शहर में कैसे आ गई है। अब रजिया बता देती है कि अब गांव बदल गया है, गांव बदलने के साथ ही साथ गांव के व्यवहार बदल गए हैं, लोगों के विचार बदल गए हैं, और उस लोगों के विचार बदलने के कारण अब पहले वाले चूड़ियां लोग नहीं खरीदते हैं या पसंद करते हैं, बल्कि आजकल के रंगीन रंगीन कंगन पहनना पसंद करते हैं, क्लिप पहनना पसंद करते हैं, या अलग अलग प्रकार के जैसे साज सजावट के चीज वह खरीदना पसंद करते हैं। और उन लोगों के मन के पसंद के अनुसार वे सामान खरीदने के लिए वह रजिया पटना आई थी, या उसको पटना आना पड़ा था। और पटना में आकर ऐसे कई बार वो आई थी, अपने सामान लेकर वह गांव में गई थी, लेकिन वो जानती थी कि ये बाबू भी कहाँ रहता है, पटना शहर में रहता है, लेकिन जानती हूँ कहाँ किस मोहल्ले में रहता है वह उसको मालूम नहीं था। एक बार रजिया की नजर पड़ी होगी, उस लड़के को उन्होंने कहकर भेज दिया, अब बता देती, ठीक है। अब रजिया के साथ ही साथ उसके पति हसन भी जो आया है, और उसको वो कहते हैं कि बाबू को पान नहीं खिलाओगे क्या, इस प्रकार वह हसन से कहती है, और हसन उसको पान लाकर देता है। अब ठीक है, रजिया उसको यह भी बता देती है कि तुम किस मोहल्ले में रहते हो। अब लेखक थोड़ा सा पेचीदा में पड़ जाते हैं कि ये तो ऐसे बोलती है कि उसको आगे पीछे कुछ नहीं सूझता है, वो बोलती जाती है और उसका अर्थ भी समझती नहीं है। लेकिन लेखक थोड़ा पेचीदा पड़ते हैं कि ये मेरा मोहल्ले के बारे में पूछ रही है कि तुम कहाँ रहती हो। तो रजिया तुरंत जानती है और कहती है कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ हसन भी जो आ जाएगा, इस प्रकार भी वह बता देती है। अर्थात यहाँ लेखक ने यह बताने की कोशिश की है
कि हम भले ही कितने भी आत्मीयता से क्यों न रहे, लोगों के साथ आत्मीयता से रहे, प्रीत प्यार से रहे, है ना, सहानुभूति से रहे, लेकिन लोग किस नजर से हमें देखते हैं ये ज्यादा टेंशन हमें रहता है। लोग किस दृष्टि से हमें देखते हैं इस पर हम ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, अपने रिश्तों से नहीं। तो यही लेखक ने यहाँ ज्यादा बल दिया है। यह बल देकर वो कहता है कि आजू बाजू देखता है कि किस लिए देखता है कि लोग मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, है? तो ठीक है, अब हो गया है और कई साल बीत गए हैं। अब रजिया का और लेखक का गांव में आने जाने का भी संबंध कम हो गया है। कई सालों के बाद अब लेखक चुनाव में लड़ रहे हैं, यानी कि वो नेता बन गया है और नेता बनने के कारण उसको गांव जाना पड़ा है। और गांव जाने के बाद एक तीसरा भाग है कहानी के, आप ध्यान में रखें। पहले जो है गांव के वातावरण दिया था, दूसरे भाग में क्या था, एक पटना शहर के बारे में दिया, और उस शहर में जब लोगों का संबंध हो गया तो गांव के वातावरण में, हर लोगों के व्यवहार में, विचार में किस प्रकार के परिवर्तन आ गया ये भी बता दिया गया। रजिया कहती है ना, गांव पहले जैसा नहीं है, आज लोगों के अलग रहन सहन हो गया। इतना ही नहीं है, वो यह भी बता देती है कि हिंदू चूड़ीहारों, हिंदू दर्जी भी अलग हो गए हैं, अलग अलग धर्मों के नाते वो उनकी खानदानी पेशा भी नहीं बनी है, जिससे छोटे छोटे पेशा करने वाले, खानदानी पेशा करने वाले लोगों को वह बहुत धक्का हो जाता है। तो यह रजिया के विचार से हमें पता चल जाता है। रजिया कहती है लोगों की, लेकिन हमारे गांव उस प्रकार नहीं है, यह भी रजिया बता देती है। हमारे गांव में लोगों के विचार बदल गए हैं और उन विचारों के अनुसार मुझे वहां सामान देना पड़ता है, इस प्रकार रजिया बता देती है। अब ठीक है, तीसरा भाग जो है कहानी में, जो वह है पटना से लेखक अपने गांव में गए हैं और वह भी चुनाव में एक नेता बनकर वह गए हैं। चुनाव के जिस प्रकार चुनाव के प्रोपेगेंडा करने के लिए, है ना, वह जाते हैं गांव में, लोगों को बताने के लिए, उसके प्रचार करने के लिए वह जाते। उस अवसर पर एक लड़की उनके सामने आ जाती है, तो लेखक को अजीब सा लगता है कि अरे रजिया अभी इस वही, मैंने कि वो जिस बचपन में लेखक ने उस रजिया को देखा था और आकर्षित हुए थे, वही कानों में जो बालियां थी और गले में जिस प्रकार हैकल थी और उसके बाद हाथ में कंगन था, उसके बाद पांवों में गोड़ाई थी, तो उसी प्रकार और एक रजिया कैसे प्रत्यक्ष हो गई यहाँ। तो लेखक पेचीदा में पड़ जाते कि मैं सपने में हूँ या सच बोल रही हूँ। लेकिन वो देखते हैं तो एक लड़की वहां आ गई है और उस रजिया में, और उसमें क्या है, 40-45 साल के अंतर जो है, इतने सालों में वही बचपन की रजिया को वह देख रहा है और उन्होंने देख लिया। देखने के बाद उसको पेचीदा में आ गया वह, और आने के बाद देख लेता है, वह लड़की आती है कि मेरी दादी ने तुम्हें बुलाया है। अब लेखक ने जान लिया है कि ये कौन है, तो लोग भी हंसते हैं, लेखक भी इस प्रकार देखते हैं कि मुझे इस मोहल्ले में किसी के घर में जाना है ना। लेखक के मन में है, गांव में आते ही रजिया की ध्यान आता है उसको, एवं चूड़ीहारिन जो थी रजिया का वो ध्यान में आ जाता है लेखक को। लेकिन अब उस चूड़ीहारिन को या रजिया के घर ढूंढकर ये नेता उनके घर में जाएंगे क्या, लोग क्या पूछेंगे। लेखक के मन में है रजिया की ध्यान जो है, रजिया की याद जो है, हाँ रजिया इस गांव में रहती है, ये सब कुछ है, उसको याद है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, है ना। तो मन में अलग रहता है और बोलने वाले बात अलग जो रहती है। लेखक, अब ये नेता उनके देख लीजिए, नेता उनके मन में विचार अलग रहता है, लोगों को पसंद की बात वो बोलते रहते हैं। तो यही लेखक ने यहाँ बताया है, नेता होने के बाद उनके हलचल में क्या परिवर्तन हो जाता है। अब ठीक है, वहां रहने वाले लोग कहते हैं कि हाँ वो रजिया जो है बहुत आपके गुणगान करती थी, इस प्रकार कहते हैं। अब वो लड़की, छोटी सी लड़की जो है, उसे 40-45 साल के अंतर जो है, और जो उन्होंने बचपन में उस रजिया को देखा था, वही दूसरी रजिया आकर उसको लेकर चली जाती है। तब लेखक को पता चलता है ये इसकी पोती जो है, उसके 3 बेटे थे, अब उसके यानी के पति, रजिया के पति नहीं है, वो हसन की मृत्यु हो गई है। और ये सिकुड़े हुए उसके रजिया के जो चेहरा जो है, तो वह देख लेते, काम से वह जर्जर हो गई है।
काम करके करके वह या उसके व्यवहारिक से आर्थिक परिस्थिति से वह जर्जर हो गई, फिर भी साफ सुथरे उस घर में वह देख लेता है, आंगन में पहुंच गया है, लेखक यानी कि एक नेता बनकर वह पहुंच गया है, उसके आंगन में वह जाता है और रजिया को देखने की उत्सुकता भी उसमें है। तब रजिया भी सोचती है, रजिया भी थोड़ी सी सिकुड़ जाती है कि मैं इस वेशभूषा में, वो स्वस्थ नहीं रहती है, अस्वस्थ रहती है और उसके कपड़े भी गंदे हुए रहते हैं, तो उस गंदे कपड़े में मैं कैसे उसको मिलने के लिए जाऊं। तो अपने बहू से कहती है और दूसरी कपड़े पहनती है और वह दोनों बहू उसको सहारा लेकर उस नेता के पास अर्थात लेखक के पास आंगन में वह ले जाते हैं। तब वह उसकी चेहरा देखता है, तब उस चेहरे में एक प्रकार की ऐसी चमक लेखक ने भांप लिया है उस रजिया के चेहरे में, और यही है आत्मीयता जो है, अपनापन जो है, और यह सहृदयता जो है। भले ही हम कहीं इस जिंदगी में क्या है कि अंत में जो रहता है वही आत्मीयता जो है, अपनापन जो है ना, सहृदयता जो है। लोग उसके अलग अलग कुछ हम नाम दे सकते हैं या उसकी रिश्तों को बांट सकते हैं लोगों के नजरे से, है ना, लेकिन हमारे हृदय में जो रिश्ता रहते हैं उसके लिए कोई भी बंधन नहीं रहता है। और उसी चिपड़े हुए चेहरे की जो रजिया का जो चेहरा है, उसी चेहरे में लेखक उसमें एक प्रकार की चमक, लेखक के नजर में एक प्रकार की चमक वह दिखाई देती है, और वही है एक अपनापन जो है, और अपनापन एक आत्मीयता जो है। और यहाँ लेखक यानी कि यह रेखा चित्र समाप्त होता है। अर्थात यह लेखक ने सहृदयता, मनुष्य की एक संबंध जो है वह किसी नाता जो है किसी नाते से नहीं होता है, वह आत्मीयता जो है, हृदय का हृदय की वह भावना जो है, वह भावना हम बांट कर उसको दिखा नहीं सकते हैं, है ना, वह शाश्वत जो रहते हैं। अब लेखक देख लीजिए, एक नेता बनने के बाद भी उसने क्या किया, रजिया को वह भुला नहीं और वह उसके आंगन में जाता है, और जाने के बाद वह साफ सुथर उस आंगन में वह जाता है और देख लेता है रजिया की वह व्यवस्था के बारे में। और उतना ही नहीं है, रजिया को देखकर वही बचपन के वह चमक, रजिया में जो चमक थी वही चमक का भाप वह लेता है और लेखक उससे खुश हो जाता है। तो यहाँ रजिया की एक स्वरण जो है ना, तो उस चित्र को उन्होंने रेखा चित्र के द्वारा यहाँ बुनता है। तो यहाँ मैं आज के पाठ को समाप्त करती हूँ, और इस पाठ में आप लोगों को एक मार्क्स के प्रश्न जो आता है, तो एक मार्क्स प्रश्न क्या है, रजिया के पिता का नाम, पति का नाम क्या है, इतना नहीं है, या वो छोटी और एक रजिया कौन मिल गई लेखक को 40-45 अंतर के, वो कौन थी। इस प्रकार एक एक मार्क्स के कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। तो संदर्भ सहित स्पष्ट के लिए आप लोगों को पूछ सकते हैं। तो इसीलिए वह बता देती है कि एक उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ। इसीलिए रजिया ऐसी खानदानी पेशे वालों की बड़ी दिक्कत हो गई है, लेखक ने बताया, है ना। तो इस वाक्य को किस पाठ से लिया गया है, तब आप लोगों को यह रामवृक्ष बेदीपुरी द्वारा लिखित रजिया नामक रेखा चित्र से यह वाक्य लिया है। इस वाक्य को लेखक ने लिखा है, किसने, किससे नहीं, लेखक ने लिखा है। किस प्रति लिखा, पाठकों को बताता है लेखक, है ना। किसने किससे बताया है, लेखक ने पाठकों को कहा है। किस संदर्भ में, जब रजिया लखनऊ जाती है, और लखनऊ नहीं पटना जाती है, और वहां जब वह क्यों आती है, इस प्रकार लेखक के दिमाग में एक प्रश्न आ जाता है। तब रजिया बता देती है कि आज लोगों के विचार में परिवर्तन आ गया है, हिंदुओं की भी क्या हो गया है, चूड़ीहारिन हो गए हैं, दर्जी हो गए हैं। इस प्रकार धर्म में व्यवहार, धर्म के नाते व्यवहार में परिवर्तन हो गया है, लेकिन हमारे गांव में वैसा नहीं है। लोगों के अलग अलग रुचि अलग हो गई है, और उनके रुचि के अनुसार मुझे ले जाना पड़ता है। तो इस प्रकार कहने के बाद लेखक ने इस वाक्य को वहां विमर्शा करते हुए बताया है ना। तो पाठकों को यह बताया है। इस प्रकार आप लोगों को संदर्भ सहित स्पष्टीकरण करना है। रजिया
रेखा चित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लोगों को ये जैसे एक बार यह पाठ को एक रेखा चित्र को इसको पढ़ी और पढ़ने के बाद आप लोगों को वह समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ। और इसके पहले ये आप लोगों का सुझाव मुझे अवश्य भेजते रहिए। इतना ही नहीं, और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ ही साथ आप अपने मित्रों को भी भेजिए और अपना सुझाव मुझे देते रहिए। और अगले मैं क्लास में आप लोगों के जो विचारों को और जो स्पष्ट रूप से बताने की मैं कोशिश करूंगी। यहाँ आज के पाठ मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने सुना है।